Hey, hi, welcome back to my class. I am praying that everybody is healthy, safe, and sound from wherever you're watching this. Before we begin, I would like to brief you a little bit about the channel that you're watching right now. So, this is a channel by Unacademy. It is the largest learning platform in India right now. And currently, we are helping CBSE 9th and 10th students to crack their exams, जिसके लिए हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉप एजुकेटर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये एजुकेटर्स अन अकेडमी के पास आते हैं एंड वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर जो फॉलो होता है, कोई भी आके यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर सकता। क्योंकि ये प्रोसीजर इतनी स्ट्रिक्ट है, ये प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी कंटेंट और एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस भी, राइट? So top educators plus a quality content give you this amazing learning experience from the comfort of your homes. अब मैं मेरे बारे में बता देती हूँ जो लोग पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम स्नेहा फैसपुरकर है। मैं एक इंग्लिश एजुकेटर हूँ जो 10th CBSE को पढ़ाती हूँ। पढ़ाने में मुझे 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और पढ़ाना स्पेशली इंग्लिश ये मेरा पैशन भी है। So I absolutely love what I'm doing right now, and I hope to have even more amazing experience, with you all. आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस ये जो हैं ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश का ही पार्ट है, ये सारी लैंग्वेजेस में होते हैं। अपनी अपनी लैंग्वेजेस के अपने अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ये हेल्प करते हैं आपकी लैंग्वेज को एनहांस करने के लिए, आपका मीनिंग और डीप बनाने के लिए और क्लियर बनाने के लिए, और साथ साथ लैंग्वेज बड़ी ही एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग भी हो जाती है व्हेन यू यूज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट? अब मैं आपको बता देती हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। इस पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लस सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, आपको मिलेगा अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस। इसमें क्या होगा, आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस में आप अपने जो एजुकेटर हैं जो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं उन एजुकेटर्स के साथ आप क्लास में, चालू क्लास में, लाइव क्लास में चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कशंस में एंगेज कर सकते हो, और उन्होंने अगर कोई सवाल पूछे तो आप वहीं उसका आंसर दे सकते हो, जस्ट लाइक अ रियल क्लासरूम। फिर आपको मिलती है लाइव टेस्ट्स और क्विजेस। लाइव टेस्ट और क्विजेज में फ़ायदा ये है कि आपको आपके आंसर सही हैं या नहीं है ये रियल टाइम पता चल जाएंगे, और आपका परफॉर्मेंस भी वो इवैल्यूएट करके, एनालाइज करके आपको बताते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। उस हिसाब से आप और बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। कमिंग टू स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब ये है कि आपका जो रिवाइज सिलेबस होगा, अपडेटेड सिलेबस होगा, जो अपडेटेड पेपर पैटर्न होगा, इस साल तो वैसे भी चेंज हो गया है फॉर CBSE, तो ये उस हिसाब से एक लाइन में आपके लिए स्ट्रक्चर किए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक सिलेबस, मतलब पुराना सिलेबस ही चल रहा है, ये कोर्स है ऐसा का ऐसा ही अब चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही सिलेबस रिवाइज होता है, जैसे ही पेपर पैटर्न्स रिवाइज होंगे, आपके कोर्सेज भी वैसे ही अपडेट किए जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात है, आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। तो सारे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आपको कहीं से भी, कितनी भी बार, कभी भी आप देख सकते हो। अगर हमारा क्लासरूम कभी हम जा नहीं पाए, हमारी क्लास अगर मिस हो जाती है, तो हमें हमारे फ्रेंड से पूछना पड़ता है कि क्या पढ़ाया था, फिर उनकी नोट्स लो, फिर मैम से अगर डाउट्स होंगे तो मैम या सर से जाके पूछो। ये सब यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी कारणवश मिस भी कर देते हो तो आप इसको दोबारा कभी भी देख सकते हो, जब भी आप देख पाओ। फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं प्लस पे। प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर्स, ऐसा टाइटल क्यों है? बिकॉज ये जो भी आपको नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी आपको नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इंडिया के टॉप ऑनलाइन एजुकेटर्स जो अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। ये सारे नाम, ये सारी फोटोग्राफ्स,
ये आपको इनसे पढ़ने का मौका मिलेगा इफ़ यू गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट। ये अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, दे आर मास्टर्स इन देयर ओन सब्जेक्ट्स। इनके अंडर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ। इनका एक्सपीरियंस भी इतना वास्ट है कि इनका नॉलेज बेस उतना बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। तो पीपल वुड बी रियली लकी अगर उनको इनके अंडर पढ़ने का मौका मिलता है। सिलेबस, तो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड होंगे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और साइंस जैसे मेन सब्जेक्ट्स, राइट, ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। अब प्लस सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है? आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर सिस्टम यू आर यूजिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, iOS हो या एंड्रॉयड हो, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और फिर आपको यहाँ पर ये गेट सब्सक्रिप्शन, ये आपको सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू गेट दिस। ओके, फर्स्ट डाउनलोड द ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, whatever is applicable to you, and get subscription पे आपको क्लिक करना है। हम टेलीग्राम पे भी हैं, इट इज़ अनदर मैसेजिंग ऐप जिसमें आप ये लिंक सर्च करिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वंस यू ज्वाइन दिस, आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगी, रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे। कोई वीडियोस अगर पोस्ट हो रहे हैं, कोई रिवीजन सेशन पोस्ट हो रहा है, कोई क्विज पोस्ट हो रहा है, तो आपको ये यहाँ पर नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे एंड यू कैन गो एंड सी दोज लेक्चर्स। कमिंग टू द प्राइसिंग, भैया अब इतना सब तो बता दिया, पैसे कितने लगने वाले हैं? यस, तो आप यहाँ नोटिस करिए, जितना कम ड्यूरेशन है उतना ही कम डिस्काउंट है यहाँ पर। 1 मंथ के लिए जैसे कोई डिस्काउंट नहीं है। 6 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 33% ऑफ मिलता है टोटल कॉस्ट पे, राइट। 10 मंथ्स पे आपको मिलेगा 50% ऑफ, सीधे सीधे हाफ। 24 मंथ्स पे आपको मिलता है 58% ऑफ। 36 मंथ्स पे आपको मिलेगा 60% ऑफ। और 48 मंथ्स जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन है उस पे आपको मिल रहा है 67% ऑफ। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप अगर ये चेकआउट पे प्रोमो कोड जहाँ अप्लाई करने बोलता है, अगर आप ये SLIVE कोड यहाँ इस्तेमाल करोगे पेमेंट के पहले, तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलता है। एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा, वहीं के वहीं, अ फ्लैट 10% ऑफ, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएंगे अगर आप ये SLIVE कोड इस्तेमाल करते हो। ये एडिशनल 10% ऑफ है। ओके, सो कमिंग टू आवर टॉपिक फॉर टुडे, idioms एंड phrases। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हमने काफी बार सुना है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या हुआ? कुत्ते बिल्ली ऊपर से बरस रहे हैं? नहीं। हाँ, हम बोलते हैं कभी कभी कुत्ते जैसी बारिश हो रही है, बट रियली कुत्ते जैसी बारिश? आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट। सो क्या रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ऐसा दिखता है? सीरियसली नो। व्हाट डू यू मीन बाय रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है इट इज रेनिंग हेवीली, जैसा अभी हो रहा है, मैं जहां पर हूँ, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग हेवीली हियर, सो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इस वक्त बोल सकती हूँ। अ बैड एग, जब मैं अ बैड एग बोल रही हूँ तो इसका सीधा सीधा मतलब है ऐसा कोई एग, अंडा जो बैड है, जो अच्छा नहीं है। एन एग दैट इज नॉट गुड, चाहे वो दिखने में अच्छा नहीं है, वो खाने में अच्छा नहीं है, वो स्मेल में अच्छा नहीं है, वी डोंट नो, राइट। बट अ बैड एग, ये मुझे एक मीनिंग का अंदाजा दे रहा है। बट अ बैड एग का एक्चुअल मतलब क्या होता है? ऐसा जला हुआ अंडा? नो। सड़ा हुआ अंडा? नो। टूटा हुआ अंडा? नो। बैड एग का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, राइट, निराशा, जिसको हम कहते हैं निराशा।
ईडियम्स और फ्रेजेस हैं क्या? ईडियम्स और फ्रेजेस का मैं अगर सिंपल आपको डेफिनेशन बताऊं तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं और ये एक सेंटेंस का पार्ट है। इससे ज़्यादा डेफिनेशन अगर मैं बताने जाऊं तो वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इतना समझ लो दैट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये बड़ा ही सिंपल और ऑब्वियस सा डेफिनेशन मैंने आपको बताया, राइट? आगे देखते हैं इनके बारे में और। फ्रेजेस क्या हैं? फ्रेजेस अपने आप में मीनिंगफुल रहती हैं, मीनिंगफुल ऑन देयर ओन एज वेल एज इन अ सेंटेंस। फ्रेज जब मैं बोल रही हूँ तो अगर मैं सिर्फ फ्रेज का इस्तेमाल करती हूँ, अगर मैं सिर्फ फ्रेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है अ बैड एग, ओके, अ बैड एग जब मैंने बोला तो ये अपने आप में इसका मीनिंग है। व्हेन आई से अ बैड एग, ये मुझे एक मीनिंग दे रहा है, राइट? ये मुझे एक मीनिंग दे रहा है कि ऐसा कोई अंडा जो अच्छा नहीं है, दैट इज अ बैड एग, राइट? बट एक सेंटेंस में भी मैं इसको डालूंगी तो उसका मतलब बदल जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट, राइट? तो फ्रेजेस वो हैं जो अपने आप का खुद का मीनिंग लेके चलते हैं, दे हैव देयर ओन मीनिंग ऑल्सो, और वो सेंटेंस को भी एक मीनिंग ऐड करते हैं। दे हैव अ लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग मतलब जैसा लिखा है वैसा का वैसा, एग्जैक्ट, ओके? व्हेन यू से I literally ran as fast as Usain Bolt. No, literal मतलब exact. That is true. आप उसेन बोल्ट जितना फास्ट भाग सकते हो? नो, उसेन बोल्ट जितना फास्ट उसेन बोल्ट ही भाग सकता है, राइट? सो लिटरल हम बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, बहुत इजीली यूज कर देते हैं लिटरल, लिटरल, राइट? हाँ, व्हेन यू से आई वाज लिटरली रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप जमीन पे लोटपोट हो रहे थे हंसते हंसते, दैट इज कॉल्ड लिटरल, ठीक है? सो फ्रेजेस का लिटरल मीनिंग होता है, जैसे अ बैड एग कैन बी अ रॉटन एग, मतलब सड़ा हुआ, अ स्पॉइल्ड एग, ऐसा जो खराब हो गया है, एज वेल एज अनदर मीनिंग दैट इज डिसअपॉइंटमेंट। तो सड़ा हुआ भी हो सकता है, अ बैड एग के अपने मतलब भी हैं, राइट? और सेंटेंस में डालो तो उसका मतलब ये भी है। सो दे हैव इंडिविजुअल मीनिंग्स, राइट, प्लस एडिशनल मीनिंग। ठीक, अब ये तो हो गई फ्रेजेस। ये फ्रेजेस का खुद का अपना मतलब भी था और वो सेंटेंस में जाके मीनिंग दूसरा ऐड भी करती थी। ईडियम्स क्या हैं? ईडियम्स ऐसे हैं, दे डू नॉट हैव अ लिटरल मीनिंग, उनका अपना कोई मतलब नहीं। अगर मैं एक ईडियम को ऐसे के ऐसे बोलूं बिना किसी सेंटेंस के तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ओके? दे आर मीनिंगफुल ओनली इन कंटेक्स्ट। ओनली इन कंटेक्स्ट मतलब जब आगे पीछे कुछ लिखा हुआ है तो वो कॉन्टेक्स्ट हुआ, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? ये रेफरेंस है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो आप, राइट? वो कॉन्टेक्स्ट हुआ। तो उनका मीनिंग तभी है जब वो किसी सेंटेंस या पैराग्राफ में यूज होते हैं, उनका अपना इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता। गेट द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ वर्ब, इडियम, फ्रेज और इडियम। सो डिफरेंस आपको पता चल गया। जैसे मैंने बोला इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बस मैंने इतना ही बोल दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कैट्स और डॉग्स दे आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, राइट? इट मीन्स दैट द कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई लाइक रेन, इतना ही बोला है मैंने। तो इसका ये इम्पॉसिबल है, राइट? ये कोई मतलब नहीं हुआ, दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग ऑफ इट्स ओन। सो इसका मतलब सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में है दैट इट रेन्स हेवीली, ओके? याद है आपको कोई ईडियम्स या फ्रेजेस? बचपन में आपने पढ़े होंगे, इसके पहले कभी पढ़े होंगे, शायद इंग्लिश में नहीं लेकिन कोई और लैंग्वेज में।
मुझे एक बेस्ट याद है जो हिंदी मूवीज में बहुत बार आया है, स्पेशली इन सीरियल्स दैट द लेडीज इन द हाउस वॉच, आस्तीन का सांप। राइट, आस्तीन का सांप, ये कोई मतलब है इसका कि कोई स्लीव में से स्नेक बाहर निकल रहा है? नो, दिस इज एन ईडियम। स्लीव में से स्नेक नहीं निकल सकता, आपकी शर्ट की स्लीव में से स्नेक कहाँ से निकलेगा? सो इसका मतलब ये है somebody दैट इज क्लोज टू यू वो आपको धोखा देगा, दैट इज आस्तीन का सांप। राइट, हाउ डू यू स्टिल रिमेंबर? चलो मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मुझे आस्तीन का सांप कैसे पता है? क्योंकि इतने साल से मैंने वो बहुत बार सुना है, आई हैव हर्ड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, इसीलिए मुझे वो फटाक से याद आ जाता है। ठीक है, मैंने कोई नया सीखा नहीं जाके, वो मुझे वो काफ़ी सालों से पता है, क्योंकि वो मैं भूल ही नहीं उसको, क्योंकि बार बार वो सुनने में आते रहता है। क्यों याद रहता है? बिकॉज you have been hearing them all this time in some or the other context, exactly like what I said, वो बार बार मेरे कानों में पड़ रहा है, राइट, इसीलिए मुझे वो याद रह गया। तो आपको भी ये idioms एंड phrases याद रह सकते हैं। आप सोचोगे यार idioms एंड phrases अब याद कैसे रखें, याद कौन रखेगा यूज करने के लिए, इतने लर्न करने पड़ेंगे, वैसे ही इंग्लिश के बैंड बजी पड़ी है हमारे, तो idioms और phrases और कहाँ से अलग से हम याद करें? तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपने उसको काफ़ी बार सुना या आपने उसको यूज़ किया तो आप उसको याद डेफिनेटली रख सकते हो, आपको उसको बाय हार्ट मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इन अदर वर्ड्स, you have heard or used it enough number of times to understand its meaning without having to memorize it by heart. Okay, ये आपसे भी होगा। The same can happen now as well. अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी देरी नहीं हुई है। Okay, you can master your language skills and sound smart by using phrases and idioms. Okay, आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हो। इतने बच्चे बोलते हैं कि मैम इंग्लिश सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन हम बोलें कैसे, हमको तो लिखना ही नहीं आता, हमको बोलना नहीं आता, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपको आपकी लैंग्वेज स्किल्स को अप करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट? Once exams are over and you go out into the real world, you have to sound smart also, not just write smart. वहाँ लिखने का काम नहीं पड़ने वाला, you will have to speak more, right? So you have to sound smart as well. It adds meaning to what you're speaking. So if I only say बहुत जोर से बारिश आ रही है, doesn't make a difference. But when my friend says कुत्ते जैसी बारिश हो रही है, तो मुझे पता चलता है यार हाँ बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। सेम वे इंग्लिश में भी यही है, सारे लैंग्वेजेस में idioms and phrases, they add spice to your language, they add entertainment to your language, and most definitely they add meaning to your language. The better you want to be, the more you will have to practice, is the mantra that I live by. जितना आपको इम्प्रूव करना है उतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Now, let us learn more idioms and phrases that you can use in your daily life. Let us have the first one. First one is at the drop of a hat. जब मैं at the drop of a hat बोल रही हूँ, इसका मतलब है सर पे कोई hat रखी है, कोई टोपी रखी है, उसको नीचे ड्रॉप कर देना, दैट इज व्हाट वी गेट। अब देखते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का असली मतलब क्या होता है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब है विदाउट एनी हेजिटेशन या इंस्टेंटली। हम कितने क्विकली सर पे रखी कोई हैट नीचे फेंक सकते हैं, राइट? इट इज़ अ वेरी क्विक एक्शन। सो ये वहीं से आया है दैट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब है विदाउट हेजिटेशन या इंस्टेंटली। ओके, let us see an example. He is short tempered. He can start a fight at the drop of a hat. तो कोई बंदा है जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो झगड़ा यूं स्टार्ट कर सकता है, राइट? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इंस्टेंटली झगड़ा शुरू कर देगा, इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है। ओके, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दीज डेज, ये जो 2020 ने हमको ईयर 2020 ने जो बड़ा सा प्रसाद दिया है, these days you just can't go out at the drop of a hat.
जब मर्जी आए इंस्टेंटली भाई बाहर निकल गए, ऐसा फिलहाल नहीं हो रहा है। हमको पहले 4 काम इकट्ठा करने पड़ते हैं कि मैं बाहर निकलूंगा एक बार तो मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा एंड ये भी करूंगा, फिर मैं घर आऊंगा। मैं 4 बार बाहर नहीं जाने वाला। तो ये जो प्लानिंग करनी पड़ती है, यू कैन नॉट गो आउट इंस्टेंटली एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। He loved the car so much, he bought it at the drop of a hat. होगा कोई जिसके पास नोटों के बड़े बड़े बंडल होंगे रोज के, सो उसको कार इतनी पसंद आई कि उसने इंस्टेंटली कार खरीद ली। He bought it at the drop of a hat. The company let him off. Let him off मतलब नौकरी से निकाल देना। The company let him off at the drop of a hat. Immediately निकाल दिया। Get out because of his behavior. बिना सोचा, कोई टाइम नहीं गवाया सोचने में, बिहेवियर उसका देखा, get out at the drop of a hat instantly. Second, ball is in your court. The ball is in your court. It is up to you to make the next decision or step. Ball is in your court का मतलब क्या है? जनरली बॉल इज इन योर कोर्ट बोले तो टेनिस से रिलेट कर सकते हैं कि अब तुम्हारे कोर्ट में बॉल है तो अब तुमको मारना है, राइट? मैंने तो रैकेट से बॉल मार दिया, अब तुम्हारे कोर्ट में है तो अब जो ये बॉल है वो तुमको मारना है, राइट? सो अब मैंने तो बता दिया, अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुमको क्या करना है। इट इज अप टू यू as to what you have to do next. Okay, so example देखो, I have given you all the information you asked for. मैंने मेरी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन दे दी है जो तुमने मांगी थी। The ball is in your court now. अब इसका क्या करना है इंफॉर्मेशन का, ये तुम्हारा डिसीजन है। तुम इस इंफॉर्मेशन को अपने पास रखो, इसको यूज करो, इसका कुछ और करो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा डिसीजन है। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, वी विल सपोर्ट यू नो मैटर वॉट स्ट्रीम यू चूज। 10th वालों के लिए बड़ा ही रेलेवेंट एग्जाम्पल है। So parents, for example, they are saying, we will support you no matter what stream you choose. You go for science, you go for arts, you go for commerce, or you go for any other stream that is there. You want to go get into sports, you want to get into performing arts, you want to get into humanities, anything. Whatever stream you choose, we will support you. हमने हमारा सपोर्ट, हमने बता दिया है कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे। Now the ball is in your court to decide which stream to take. ठीक है, हमने हमारा काम कर दिया है, अब ये तुम्हारा डिसीजन है। The next step is to choose, and who has to choose? You. So the ball is in your court now. I have made my last offer. मैं और बार्गेन नहीं कर सकती, मैं और नेगोशिएट नहीं कर सकती। I have made my last offer. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। तुमको डिसाइड करना है, तुमको ऑफर एक्सेप्ट करनी है या तुमको ऑफर डिक्लाइन कर देनी है, नहीं लेना है, राइट? मैंने मेरी तरफ से लास्ट ऑफर दे दिया है, मेरा तो काम हो गया, अब तुम्हारा डिसीजन है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो तुम्हारा डिसीजन है कि तुमको क्या करना है। नेक्स्ट, शी हैज मेड ऑल हर एफर्ट्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड। नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट। शी, उसने पूरी कोशिशें कर ली उसको समझाने की कि ऐसा मत कर या ऐसा कर या बिहेव दिस वे और डोंट बिहेव दिस वे, वॉट एवर द सिचुएशन में भी। शी हैज़ मेड ऑल हर एफर्ट्स, उससे जो बन पड़ता था उसने वो सब कुछ किया है उसको समझाने के लिए। अब उसकी बारी है, अब उसकी स्टेप है, उसका डिसीजन है कि उसको क्या करना है। ओके, सो द बॉल इज इन हिज कोर्ट नाउ। सिंपल याद रखो, टेनिस, यहाँ से मैंने बॉल मारा है सामने वाले के कोर्ट में, तुम्हारे कोर्ट में, अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, द बॉल इज इन योर कोर्ट एंड यू हैव टू हिट द बॉल बैक। तुम कहाँ हिट करते हो और कैसे हिट करते हो इज योर डिसीजन। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, वाओ, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब हुआ advantages of two things at the same time।
ये देखो बैटमैन भी बना हुआ है और स्पाइडरमैन भी बना हुआ है एक ही टाइम पे, राइट? दोनों तरफ से आने दो, राइट? फायदा ही फायदा। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वर्क्स इन अ बिग कॉर्पोरेट पार्क इन द सिटी, एक एडवांटेज, एंड लिव्स ऑन अ बीच इन द कंट्री साइड, तो उसको कॉर्पोरेट का भी एक्सपोजर मिल रहा है, उसको कॉर्पोरेट का भी एडवांटेज मिल रहा है, एंड उसको बीच पे भी रहने का एडवांटेज मिल रहा है। शी इज लिविंग ऑन द बीच ऑल्सो, सो ये उसको शी इज गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ओके, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, एन कहाँ से आ गया? ब्लेसिंग इन डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब होता है कुछ छुपा हुआ, समथिंग हिडन। ओके, समथिंग गुड दैट इज नॉट recognized at first, or that something is not known, okay, or that is hidden. मिसिंग द ट्रेन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मिसिंग द ट्रेन किसी के लिए ब्लेसिंग हो सकती है क्या? ऑब्वियसली नॉट, बट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, हिडन ब्लेसिंग था। फॉर वी वुड हैव बीन ऑन इट व्हेन इट मेट विद एन एक्सीडेंट किलिंग मेनी ऑफ इट्स पैसेंजर्स, अगर हम वो ट्रेन बोर्ड करते, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, राइट? हमने जो ट्रेन मिस कर दी है उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया एंड मेनी ऑफ द पैसेंजर्स गॉट किल्ड। सो बहुत अच्छी बात हुई कि हमारी ट्रेन मिस हो गई। ओके, बहुत अच्छी बात हो गई कि हमारी ट्रेन मिस हो गई, वरना वी वुड हैव बीन इन डेंजर ऑल्सो। सो दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। जब ट्रेन मिस हुई तब नेचुरली दुख हुआ होगा, इरिटेशन हुआ होगा, गुस्सा आया होगा, बट बाद में जब पता चला तो ऐसा कि ये ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा लगा कि शायद अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, वैसा। ठीक है, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, जब ब्रिज के पास आओ तभी क्रॉस करो। जब तुम ब्रिज से 10 किलोमीटर दूर हो तो तुम क्रॉस कर पाओगे, छोड़ो 1 किलोमीटर दूर हो तो क्रॉस कर पाओगे, 1 मीटर भी दूर हो तो क्रॉस कर पाओगे? नो। कब क्रॉस पर कर पाओगे? जब तुम ब्रिज पे आओगे तभी क्रॉस होगा। जब तुम ब्रिज पे हो ही नहीं तो क्रॉस कहाँ से करोगे? सिंपल मीनिंग्स है, ठीक है? इसका मतलब है डील विथ अ प्रॉब्लम व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी, जब प्रॉब्लम आए तब डील करेंगे। जब तुम ब्रिज पे आओ तब उसको क्रॉस करना, पहले से क्यों? यू नीड टू वरी अबाउट इट व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। यहां पर एक मिस्टेक है, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जब पता ही नहीं है क्या होने वाला है तो वरी करके क्या मिलेगा? सो क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, जब होगा तब देखेंगे। ओके, सिंपल, जब होगा तब देखेंगे वाला एटीट्यूड जो है, ये क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। ओके, बीइंग प्रिपेयर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉब्लम्स is a different thing, but worrying about those problems when they are even not there, when they are not even there, वो उस केस में यूज होगा क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। दैट इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। जब प्रॉब्लम पता ही नहीं है क्या है और आप उसके बारे में वरी कर रहे हो, जब प्रॉब्लम अभी फिलहाल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तभी भी आप चिंता करते बैठ रहे हो, तो ये तब यूज होगा क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। ओके, जब होगी तब देखी जाएगी। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क, दूध गिर गया है, आप रो रहे हो, क्या फायदा? When you complain about a loss from the past, जो हो गया है उसके ऊपर रोने से क्या फायदा, राइट? स्पिल्ट मिल्क मतलब दूध ऑलरेडी गिर चुका है, दिस इज पास्ट टेंस, स्पिल्ट, राइट? जब दूध ऑलरेडी गिर चुका है तब रो के वापस तो नहीं आ जाएगा आपके बर्तन में, राइट? I know you did not spoil my jacket on purpose, so there is no use crying over spilt milk now. मुझे पता है मेरी जैकेट तुमने जानबूझ के खराब नहीं की, पर अब हो गई खराब, तो अब क्यों रोना है? छोड़ो, let us move on. Okay, so
Don't cry over spilt milk. There's nothing we can do now. Don't cry over spilt milk. Okay. Counting your chickens before the eggs have hatched. A very common one, you must have heard it before. Counting your chickens before the eggs have hatched. कैसे? You have, for example, 15 eggs and you are counting not the eggs but the chickens. कि इसमें से 15 छोटे छोटे मुर्गियां निकलेंगी जब वो अंडे फूटे ही नहीं हैं उसके पहले से. ठीक है. अब हो सकता है उसमें से ना निकले. The chick must not have developed. It will not come out. और कोई अंडा खराब होगा. पर आप अंडे देख के 15 गिन रहे हो. हाँ 15 मुर्गियां आएंगी. No. इसका मतलब हुआ मेकिंग प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन. माइट है, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं बोला है कि ये होने नहीं वाला है. इट माइट नॉट हैपन. ओके. इसमें से 1 में से तो ये Q2 निकल गया, 2 में भी ये Q2 बैठा है, पर 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 5 कहाँ है, राइट? All his arrangements for the party were wasted when someone else was declared the winner. उस भाई साहब को लगा कि मैं ही जीतने वाला हूँ तो उसने ऑलरेडी पार्टी अरेंज करके रखी थी. कॉन्फिडेंस भाई साहब, पहले से ही पार्टी अरेंज कर ली थी, लेकिन टाइम पे ये पता चला कि कोई और ही जीत गया है, राइट? तो ये उसकी सारी अरेंजमेंट्स जो हैं वो वेस्ट हो गई. उसने क्या किया? ही काउंटेड हिज चिकन्स बिफोर दे हैच्ड, राइट? ही काउंटेड हिज चिकन्स बिफोर द एग्स हैच्ड. सो पूरी अरेंजमेंट जो है कॉन्फिडेंस के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पार्टी की तो पार्टी हो गई. पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये भी बहुत कॉमन है, ये भी हमने देखा है पहले. पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. अब सोचो एक बास्केट है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 100 एग्स हैं और 4 बास्केट है, पर आपने बोला कि मैं 4 बास्केट क्यों कैरी करूं, मैं तो एक ही बास्केट में डालूंगा, 4 बार मैं क्यों आना जाना करूं. तो मैंने पूरे के पूरे जो है 100 के 100 अंडे मैंने एक बास्केट में डाल दिए और मैं जा रहा हूँ. कोई गाड़ी आ गई या कुछ हो गया, बहुत भीड़ थी, तो बास्केट चपक गई, तो सारे के सारे एग्स, 100 के 100 एग्स, दे वर स्मैश्ड, राइट? कोई भी काम का नहीं बचा. Had it been in 4 different baskets, या चलो एक काम करो, स्मैश की नहीं चोरी की बात कर लो. अगर गाड़ी से आपकी बैग चोरी हो गई, राइट? एक ही बैग में सब कुछ था, तो बैग आपकी चोरी हो गई, तो पूरे के पूरे जो पैसे, फॉर एग्जाम्पल पैसे ले लो, अगर आपने सारे पैसे, आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके जितना आप कैश कैरी कर रहे हो, तो आप 4 जगह पे या अलग अलग जगह पर थोड़ी थोड़ी कैश रखते हो, राइट? आई यूज टू ट्रैवल अलॉट बिकॉज बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं ये टिप फॉलो करती थी कि मैं मेरे लगेज में अलग अलग जगह पे सारी कैश कैरी करती थी. तब ATM कार्ड वगैरह हम लोग के पास नहीं थे बचपन में. मान लो एक बैग चोरी हो जाती है, तो उतने ही पैसे जाएंगे जितने एक बैग में थे, राइट? अगर मैं सारे पैसे एक ही जगह रख दूं और वही बैग चोरी हो गई, तो मेरे सारे पैसे चले जाएंगे. सिंपल एग्जाम्पल, राइट? एंड आई विल बी लेफ्ट टू डू दिस. सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ऐसा बोला जाता है. पुटिंग ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी. ये भाई साहब देखो कितने सारे लेकर जा रहे हैं, थोड़ा सा भी कोई इम्बैलेंस सा हो गया ना तो सारे आने हैं नीचे, राइट? I'm applying for several jobs because I don't really want to put all my eggs in one basket. मैंने एक एप्लीकेशन करके मैं बैठ गई घर पे शांत, मैं ऐसा नहीं कर सकती. मेरी बाकी जो जॉब्स अगर मुझे मिल सकती हैं जो, वो भी चली जाएंगी. सो मैं बहुत सारी जगह पर एक साथ अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ से भी जवाब आए वो ठीक है. लेकिन एक जगह अप्लाई करके मैं शांत बैठ जाऊँ, उनका रिप्लाई नहीं आया, तो यहाँ भी नहीं होगा और वहाँ भी नहीं होगा. इसीलिए आई एम नॉट पुटिंग ऑल माई एग्स इन वन बास्केट. फील अ बिट अंडर द वेदर. फील अ बिट अंडर द वेदर, इसका मतलब हुआ फील स्लाइटली इल, नॉट वेरी इल बट फील स्लाइटली इल. अब ये भाई साहब अंडर द वेदर है, देखो रेनबो के भी नीचे हैं, सन के भी नीचे हैं, बारिश के भी नीचे हैं, रात में भी नीचे हैं, लाइटनिंग के भी नीचे हैं,
तो ये हुआ इसका लिटरल डिपिक्शन, राइट? बट इसका मतलब होता है फील स्लाइटली इल। आई मे नॉट कम फॉर द मूवी टुनाइट, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मूवी नहीं आ सकती। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, so I'm not coming for the movie tonight. Hit the sack. This sounds very cool if you use with your friends or your girlfriends or your boyfriends. Hit the sack. Hit the sack is go to bed. I'm going to hit the sack as soon as I get home. I'm too tired. I had a long day. I'm going to hit the sack as soon as I get home. No, yeah, I cannot chat, I'm just going to hit the sack now. So cool. इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ये हमने जनरली सुना है व्हेन देयर इज सम क्राइम रिपोर्टेड, राइट? इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसने उसको मार दिया और समथिंग लाइक दैट। सो इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब हुआ overwhelmed by what is happened in the situation or what is happening in the situation. गर्मी में हम बोलते हैं, राइट, दैट इज हीट ऑफ द मोमेंट। कुछ इंटेंस चल रहा है एंड सडनली किसी ने कुछ कर दिया, राइट? द टू फ्रेंड्स वर फाइटिंग एंड वन ऑफ देम हिट द अदर इन द हीट ऑफ द मोमेंट। सो इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी सिचुएशन, दे वर फाइटिंग। जनरली नेगेटिव सिचुएशंस, जब एंगर होता है, जब कोई फाइट होती है, तभी हीट ऑफ द मोमेंट जनरली होगा। देयर आर अदर सिचुएशंस ऑल्सो। So इस एग्जाम्पल में the two friends were fighting and one of them hit the other in the heat of the moment. Friend one ने कुछ बोला होगा that hit friend two in the heart and friend two ने एक लगा दिया in the heat of the moment. It takes two to tango. सिंपल है, tango एक डांस फॉर्म है, कोई भी डांस फॉर्म का नाम यूज कर सकते थे, बट टू टैंगो अच्छा लगता है, to sound the alliteration. So tango is a dance form. Can you do tango alone? No, it's a couple dance form. So it takes two to tango. दो लोग लगते हैं tango डांस करने के लिए, ऐसा ही इसका मीनिंग भी है। असली मीनिंग देखते हैं। Actions or communications need more than one person. इसका मतलब है एक बंदे ने ये कोई काम है जो एक बंदा नहीं कर सकता। Something that one person cannot do. You need more than one person to do something. Okay? Don't blame me for the argument. It takes two to tango. You are equally responsible. मेरा अकेले का झगड़ा है, मैं अकेले झगड़ा कर रही हूँ। No, it takes two to tango. तुमने भी मुझे कुछ बोला था जिसके वजह से मैंने तुमको जवाब दिया है, right? झगड़ा तुम भी कर रहे हो। It takes two to tango. Okay? ताली एक हाथ से नहीं बजती। The same thing, almost same thing is it takes two to tango. Okay. Keep something at bay. Keep something at bay का मतलब है to keep something away or to keep someone away also. Not only something, it can be someone away also. We used my car horn to keep the bear at bay until the forest rangers arrived. कि हमने कार हॉर्न यूज किया ताकि बेर जो है वो हमारी कार के करीब ना आए। ओके, समवन भी यूज कर सकते हैं। आई नो द बॉय हेंस आई वार्नड हर टू कीप हिम एट बे। मैं वो लड़के को जानती हूँ, ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो मैंने मेरी सिस्टर को या मेरी फ्रेंड को बोला यू कीप हिम एट बे, बी अवे फ्रॉम हिम, उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है आपको, ही इज नॉट अ गुड बॉय। लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ आखिरी स्ट्रॉ, इसके बाद स्ट्रॉ अवेलेबल नहीं है। मीनिंग क्या है? द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स दैट मेक्स यू फील यू कैन नॉट कंटिन्यू एनी मोर। शी वॉज ऑलवेज रूड टू हर फ्रेंड, but it was the last straw when she started insulting her family members. Okay, person A is being rude to person B
always, she's always been rude to person B, but it was the last straw, आखिरी मतलब वो पॉइंट हो गया कि अब तो बहुत हो गया, अब तो हद हो गई जब हम बोलते हैं, राइट। सेम वे इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ जब इसने बी के पेरेंट्स को भी इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो ये बी के लिए इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ, बी के लिए अब हद हो गई थी, अब भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाई। ओके, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग में से अब कैट को बाहर निकालो भाई। शेयर अ सीक्रेट नाउ, सो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है शेयर अ सीक्रेट। इनफ विद द सस्पेंस, कम ऑन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग नाउ, बताओ जल्दी, व्हाट इज द न्यूज, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। सो दिस इज व्हेन somebody is keeping a secret and you're asking them to share a secret. Okay, इसको नेगेटिवली भी यूज किया जा सकता है, डोंट लगा के, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आई एम टेलिंग ओनली यू, डोंट टेल anybody else, don't let the cat out of the bag. That is what it is using in a negative sentence also, that don't share the secret. Make a long story short, simple है, लंबी कहानी को छोटा कर दो। Come to the point, भाई मुद्दे पे आ, लीव आउट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और बाकी सब छोड़, मुद्दे पे आ, इज मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, he got back his job and the company fired his manager for corrupt practices. उसको कंपनी ने जॉब वापस दे दी, मुद्दे की बात यह है कंपनी ने उसको जॉब वापस दे दी और उसके मैनेजर को हकाल दिया, उसके मैनेजर को भगा दिया। ओके, मैं ये बताऊं कि इसने ना एप्लीकेशन करी कि देखो मेरे पास प्रूफ है, मैं वीडियो दिखाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मैनेजर ने किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर ऑफिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया, ऑफिस वालों को पता चला कि हाँ भाई सही में इसने कुछ नहीं किया था, मैनेजर ने किया। क्यों मैं इतना सब बता रही हूँ? मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द कंपनी ऑफर्ड हिम हिज जॉब बैक एंड फायर्ड द मैनेजर, राइट। सो इट इज द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी, जो मुझे बताना था कि मुद्दे की बात ऐसी है कि उसको उसकी जॉब वापस मिल गई है और उसका मैनेजर को भगा दिया गया है। लव स्टोरीज दे आर सो कॉम्प्लिकेटेड, इसके ये he likes A likes B does not like A, but then slowly then A does something cute nice gestures, then B also starts loving A, then they want to get married, दोनों के घर वाले नहीं मानते, फिर दोनों एक दूसरे के घर वालों को बहुत कन्विंस करते हैं, फाइनली दे गेट मैरिड। मुद्दे पे आओ, A and B finally got married. So long story short, A and B are now married. Simple. Not a spark of decency, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, है ही नहीं, इतना सा भी डिसेंसी का स्पार्क नहीं है, स्पार्क इज वेरी स्मॉल, इसीलिए इतनी सी भी डिसेंसी नहीं है, हम ऐसा बोलना चाहते हैं। दे हैव नो मैनर्स एट ऑल, they showed not a spark of decency by refusing to stand up when the boss entered the room. Boss has entered the room, ये भी नहीं उठा, ये भी नहीं उठा, ये भी नहीं उठा, so they have shown no manners when the boss has entered the room. Once in a blue moon, मतलब वेरी रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है बहुत रेयर, बहुत रेयर। वंस इन अ ब्लू मून द ओल्ड इंजुरी पेन्स अ लॉट, व्हेन देयर इज एन ओल्ड इंजुरी, कभी कभार वो याद दिलाती है कि हाँ मैं अभी भी हूँ, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है तुम्हारी इंजुरी। ओके, सो ब्लू मून क्यों, रेड मून क्यों नहीं, पिंक मून क्यों नहीं, ऑरेंज मून क्यों नहीं, ग्रीन मून क्यों नहीं, सो ब्लू मून ही क्यों, इसका रीजन बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर डेफिनेशन, ब्लू मून जो है ये किसी भी मंथ में आने वाला सेकेंड फुल मून होगा। ओके, सेकेंड फुल मून होगा एक ही मंथ में आने वाला। मंथ का मतलब मैं कैलेंडर मंथ की बात कर रही हूँ, 1st to 30th या 1st to 31st। ओके, इसमें आने वाले अगर 2 फुल मून हुए तो वो सेकेंड वाले को ब्लू मून बोला जाता है। एवरेज इंटरवल फुल मून टू फुल मून में क्या होता है, एक मंथ में रहता है, ठीक है।
full moon to new moon is 15 days, again new moon to full moon is again almost 15 days, so that is almost a month. Okay, so एवरेज मंथ इज रफली द सेम, जितना दो फुल मून में डिफरेंस है उतना ही एक मंथ में डिफरेंस है, पर क्या होता है कि फुल मून मंथ में बहुत ही रेयरली आ पाता है. ओके, so it makes it very unlikely that any given month will contain two full moons, though it sometimes does happen, but it is very rare, extremely rare. वेरी से भी मैं बेटर वर्ड यूज करती हूँ, एक्सट्रीमली रेयर. पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक का मतलब हुआ समथिंग दैट इज इजीली डन और अचीव्ड, राइट. पीस ऑफ केक इज समथिंग दैट you can easily cut, take, eat. So it is something that is easily done or achieved, right. 1 plus 2 का एडिशन करते करते this man is eating a cake also, and now I am craving for a cake and it's raining heavily. Bad time. Completing the assignment in a week was a piece of cake for her. एक हफ्ता दिया हुआ है, आराम से कर लेंगे. It is a piece of cake for me. Okay. आप नहीं बोलते हो एग्जाम के लिए अभी तो बहुत टाइम है, अगले वीक है टेस्ट. You think it is a piece of cake then? See eye to eye. See eye to eye. Two or more people who agree on something means they are saying eye to eye. Okay. My brothers are always arguing because they don't see eye to eye. Don't see eye to eye मतलब they do not agree. तो they are always arguing. Naturally agree नहीं करते हैं तो झगड़ते ही रहेंगे. Speak of the devil. ये भी हम बहुत यूज करते हैं, राइट. स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स, इतना लंबा हम यूज करते हैं. स्पीक ऑफ द डेविल इज ऑल्सो फाइन एंड कूलर. द पर्सन यू हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट arrives. Did you see Bobby today? Oh, there he comes. Speak of the devil. शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर है. सेम वे. अरे तू तूने विराट कोहली, आज विराट कोहली नहीं खेल रहा है. स्पीक ऑफ द डेविल आ गया, राइट. टेक समथिंग विथ अ ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट. नॉट टू टेक समवन व्हाट समवन सेज टू सीरियसली. ज्यादा दिल पे नहीं लगाना है. यू मस्ट टेक एनीथिंग शी सेज विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बिकॉज हमेशा सच नहीं बोलती. शी डजंट ऑलवेज टेल द ट्रूथ. तो सब कुछ सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है. ध्यान मत दो. टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. खुद ही की दवाई की आपको टेस्ट दे रहे हैं क्या? सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट. अ सैम्पल ऑफ द अनप्लेजेंटनेस. दवाई खट्टी कड़वी that one has been giving other people. Okay, so it's a taste of your own medicine. He is always late for appointments and keeps people waiting. So we decided to give him a taste of his own medicine. हमने उसको बुलाया और हम ही नहीं गए. Kind of like that. We also made him wait. Hear something straight from the horse's mouth. Straight from the horse's mouth. Do you really go and put your ear on the horse's mouth? No. It means to hear from a direct or a first hand source. जो main source है उसी से सुनो. I don't believe it that he is leaving the job. मैं नहीं मानता. जब तक वो नहीं बताता तब तक I will not believe it. Okay, unless I hear it from the horse's mouth. अरे 30% सिलेबस कट होने वाला है. होने वाला है, अभी तक आपसे सुन रहे हो कि होने वाला है, दो हो चुका है. जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. 30% सिलेबस कटने वाला है. नो नो नो, आई डोंट बिलीव इट अनलेस आई हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. जब तक मेरी कोई टीचर या कोई जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, द अथॉरिटीज, इफ दे डोंट टेल और अनाउंस और रिलीज समथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इट. होल 9 yards. होल 9 yards का मतलब है
everything, all of it, सब कुछ. The mountain trail was a difficult one, but I wanted to go the whole 9 yards. Tough तो लग रहा है लेकिन मैं complete तो करूँगा, right? I'll go the whole 9 yards. I'll go the full way. So यहाँ तक थे आपके idioms and phrases. हमने बहुत सारे नए नए idioms और phrases देखे. In the next class, I will be bringing to you Indianisms, mother tongue influence, right? And a few exercises for idioms and phrases as well. So do not miss the next class also. Keep watching this and subscribe to Let's Crack CBSE 9th and 10th channel if you have not done it yet on YouTube. Okay, join the Telegram group for latest updates and real-time updates for whatever videos are coming up. And don't forget to get the plus subscription on an academy and use this code SLIFE before your payment to get additional 10% off and save some money for your party later. Okay, see you next time. Bye bye.